हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग UPSSC BPO यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, पहले हम थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग सकेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से हम जो आज का वीडियो, इसी तरीके से वीडियो आपको यूट्यूब पर हम देते रहेंगे। तो और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, इसका हैंड रिटन पीडीएफ हम आपको अपने एप्लीकेशन पर देंगे, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज क्या होता है? दोस्तों, अलग अलग महापुरुषों द्वारा इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। और अगर हम एक लाइन में अगर समझने की कोशिश करें पंचायती राज के बारे में, राज से मतलब होता है राज व्यवस्था से, और पंचायती मतलब पंच यानी 5 लोगों का एक समूह होता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है पंचायती राज का। तो अगर हम एक सीधी सच्ची डेफिनेशन, सीधी सच्ची एक परिभाषा की बात करें, तो पंचायती राज का मतलब होता है कि पंचायत जो होते हैं, पंच यानी पंचायत, पंच 5 लोगों का समूह क्या करता है, गाँव पर क्या करता है, गाँव का शासन करता है। अब जैसे आज के ज़माने में क्या होता है, गांव पर शासन कौन करता है? गांव पर शासन प्रधान करते हैं। तो प्रधान का मेन काम क्या होता है? गांव में किसी चीज़ का विकास करना है, जैसे कि खरंजा बनना है, नालियाँ बनना है, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है गांव वालों को, नरेगा के लिए रोजगार दिलाना है। ये सब क्या होता है? ये पंचायती राज के अंतर्गत आता है। अब इसका हम कह सकते हैं, एक सीधा सच्चा अर्थ बता सकते हैं पंचायती राज का। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में भी, अगर आपके देखने को मिले, तो इसका मतलब होता है पंचायतों के द्वारा गांव का शासन करना। पंचायतों के द्वारा गांव का या ग्राम का शासन करना। अब शासन करने का मतलब ये नहीं गांव पर मतलब रुतबा दिखा रहे हैं और किसी को अपने आप में गिन ही नहीं रहे हैं। इसी तरीके से जैसे आज के ज़माने में कोई प्रधान बन जाता है तो अपने आप में ये समझता है कि हम प्रधानमंत्री बन गए, गांव वालों को मुंह तक नहीं लगाना चाहता है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब सीधा सच्चा ये है कि पंचायतों के द्वारा गांव का शासन करना, पंचायती राज का मतलब। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रुतबा दिखाना या उल्टे सीधे काम करना। उद्देश्य का मतलब आपको ध्यान रखना है, गांव पंचायती राज का उद्देश्य होता है गांव का पुनर्निर्माण करना। गांव का पुनर्निर्माण करना। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण का मतलब जैसे गांव में किसी चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराना है। गांव में जैसे मान लो कोई खरंजा टूटा हुआ है या नाली बनना है, या गांव वालों को किसी योजना का लाभ दिलाना है, ये सब क्या होता है? गांव के पुनर्निर्माण करने में आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कि सड़कों की मरम्मत होना है या सड़कें बनना है, सड़कों की मरम्मत होना है, सड़कों की मरम्मत होना है। इसी तरीके से कह सकते हैं जल की व्यवस्था करना है। इसमें बहुत सारे गांव के काम आ सकते हैं। शासन का मतलब सीधा सा चाहिए गांव का पुनर्निर्माण करना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पंचायती राज का मतलब क्या होता है। तो पंचायतों के द्वारा गांवों पर शासन करना, शासन करने का भी उद्देश्य क्या रहता है? गांव का पुनर्निर्माण करना, या गांव में जो सुविधाएं नहीं हैं वो सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट की हम बात करते हैं। तो एक महापुरुष हैं, क्या नाम है इनका? राधा कुमुद राधा कुमुद मुखर्जी मुखर्जी राधा कुमुद मुखर्जी। इनके अनुसार गांवों को इन्होंने बहुत ही बड़ा माना है। इनके अनुसार प्रजातंत्र का देवता की संज्ञा दी है, यानी ग्राम पंचायतों को उन्होंने क्या कहा है? प्रजातंत्र की देवता, प्रजातंत्र की देवता की संज्ञा दी है, प्रजातंत्र की देवता की संज्ञा दी है। किसे? ग्रामों को, ग्राम पंचायतों को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसके अनुसार ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता कहा गया है? तो किसने कहा है? राधा कुमुद मुखर्जी ने। तो इनके नाम को भी आप ध्यान रखेंगे। अब सीधी सच्ची अगर परिभाषा की हम बात करें, वैसे परिभाषा किताब में अलग तरीके से दे रखी है और आपको हो सकता है याद भी ना हो, लेकिन आप अगर ध्यान रखें तो ग्रामीण समाज के लिए आर्थिक और प्रजातांत्रिक, आर्थिक और प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक, ये किसकी परिभाषा बात करी जा रही? पंचायती राज की। आर्थिक और प्रजातांत्रिक रूप से स्वरूप प्रदान करने की स्थापित व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत कहेंगे, सॉरी पंचायती राज कहेंगे। तो आर्थिक का मतलब आ गया जैसे कि मान लो किसी चीज़ को, किसी योजना का लाभ लेना है। प्रजातंत्र का मतलब प्रजा पर तंत्र चलाना है और देखना है कि गांव में क्या व्यवस्था नहीं है। और उसी तरीके से जैसे किसी को न्याय दिलाना है, किसी की मान लो ज़मीन की कोई प्रॉब्लम है या और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं गाँव में रहने पर, तो क्या होता है? सीधा सच्चा मतलब ये ग्रामीण समाज के लिए आर्थिक और प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करके और उसकी व्यवस्था को
स्थापना करना, उसे क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचायती राज के इतिहास के बारे में। दोस्तों जब हम पंचायती राज के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम इसे दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आदिकाल से लेकर अब, जैसे एक चीज़ आपको बता दूं, आप लोगों के मन में आता होगा कि ग्राम पंचायत का जो पंचायती राज का इसकी स्थापना हो सकता है आज़ादी के बाद से स्टार्ट हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत में भी हमें पंचायती राज का स्वरूप देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग उस टाइम स्थानीय स्वशासन हुआ करते थे, तो उनके बारे में इसमें हमें पढ़ना होता है। तो आपको ध्यान रखना है आदिकाल के ऋग्वेद से, जो आदिकाल था, आदिकाल के ऋग्वैदिक काल से, ऋग्वैदिक काल से लेकर ऋग्वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक, जो ब्रिटिश भारत पर राज किया था, ब्रिटिश काल तक क्या मिलता है, पंचायती राज का आपको इतिहास देखने को मिलता है। पंचायती राज का इतिहास हमें पढ़ना होता है, पंचायती राज का स्वरूप हमें इसमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखना है, इन सब में हमें आदिकाल से ऋग्वेद से लेकर ब्रिटिश काल तक हमें पंचायती राज का उल्लेख देखने को मिलता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज की जो वर्तमान में पंचायती राज है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, पंचायती राज की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो पंच परमेश्वर से ली गई है, पंच परमेश्वर से ली गई है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो पंचायती राज का जो इतिहास है इसे हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहला आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले यानी 15 अगस्त 1947 से पहले की हम बात करेंगे इसमें, 15 अगस्त 1947 से लेकर, सॉरी 1947 से पहले की बात। और दूसरा भाग हम पढ़ते हैं आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद पंचायती राज का क्या स्वरूप रहा है इसमें हम देखते हैं। तो आज़ादी से पहले में हम क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, और ये आज़ादी से पहले से हम कब तक पढ़ते हैं, तो वैदिक काल से लेकर, वैदिक काल से लेकर 15 अगस्त 1947 तक मान सकते हैं, ये जब तक आपको देखा जाता है कि पंचायती राज का इस दौरान क्या स्वरूप रहा है। सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलता है वैदिक युग, सबसे पहले आपका क्यों देखने को मिलता है, वैदिक युग। वैदिक युग में भी हम किस में देखते हैं, ऋग्वेद में, ऋग्वेद की बात करते हैं इसमें, ऋग्वेद में किस तरह की पंचायती स्वरूप अपनाया गया था, इसको हम देखते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है महाकाव्य युग, क्या देखने को मिलता है, महाकाव्य युग। महाकाव्य युग में भारत के जैसे दो बड़े महाकाव्य कौन से, रामायण और महाभारत की हम इसमें बात करते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत का या पंचायती राज के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन कालीन या प्राचीन युग को हम कह सकते हैं। तो प्राचीन युग में हम जैसे कि मौर्य काल में या गुप्त काल में किस तरह का पंचायती राज स्वरूप हुआ करता था, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्यकाल में, मध्यकाल में हमें पता है दिल्ली सल्तनत की बात हो गई, दिल्ली सल्तनत हो गई, दिल्ली सल्तनत हो गई। उसके अलावा मुगल काल में किस तरह का पंचायती स्वरूप हुआ करता था, ये सब हम इसमें देखते हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो आज़ादी से पहले, पहला भाग में हम आज़ादी से पहले का पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे भाग में हम आज़ादी के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज़ादी से पहले के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वैदिक युग की, वैदिक युग की, वैदिक युग की। दोस्तों वैदिक युग में जो प्राचीन शास्त्र थे, संस्कृत शास्त्र, तो उसमें सबसे पहले पंचायतन शब्द का प्रयोग किया गया था। पंचायतन शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये संस्कृत शास्त्रों में मिलता है। हमें किसमें मिलता है, संस्कृत शास्त्रों में। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे पंचायतन, पंचायतन का मतलब ये 5 लोगों का एक समूह होता है। क्या होता है, 5 लोगों का एक समूह होता है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसका एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक इसमें अध्यक्ष होगा हमारा, और 4 अन्य सदस्य होंगे। तो इसे क्या कहलाएगी, ये पंचायतन कहलाएगी। और इसका सबसे पहले उल्लेख किसमें किया गया है, संस्कृत शास्त्रों में। तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पंचायतन क्या हुआ करता था, तो पंचायतन 5 लोगों का एक समूह हुआ करता था, जिसमें 4 सदस्य अन्य सदस्य होते थे, एक अध्यक्ष होता था। ये सब आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ग्राम शब्द का उल्लेख किसमें हुआ है, तो आप ध्यान रखें ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम
उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक युग में या वैदिक काल में। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम ग्राम शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? वैदिक युग में या वैदिक काल में। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी क्या हुआ करता था? अब जैसे ग्राम है, अब आज के ज़माने में गांव गांव पर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है कौन होता है? प्रधान होता है। उसी तरीके से जो वैदिक काल में प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, प्रशासनिक अधिकारी होता था, तो उसे हम कहते थे ग्रामणी। क्या कहते थे? ग्रामणी। ध्यान रखेंगे, ग्रामणी। इसका मुख्य कार्य क्या होता था? इसका मुख्य कार्य क्या होता था? गांव में चोर, डाकुओं और भ्रष्ट कर्मचारियों से गांव वालों की रक्षा करना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका मुख्य काम क्या होता है, कार्य आप ध्यान रखें। अदरवाइज मैं आपको इसमें बता रहा हूँ और इसकी जो हैंड रिटन पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें लिए मैं ज़्यादा इसमें लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसका मुख्य कार्य होता था चोरों, डाकुओं, चोरों, डाकुओं या भ्रष्ट कर्मचारियों से गांव वालों की रक्षा करना, ग्रामवासियों की रक्षा करना। तो इसको आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और जो इसकी सभा हुआ करती थी, सभा में इसका जो मुख्य कार्य, सभा में जो प्रशासनिक अधिकारी होता था ग्रामणी, इसका एक काम और होता था, ये सभा को बुला सकता था, सभा को बुला सकता था, सभा को बुलाता था, सभा को बुलाता था। और ये सभा क्या कर सकती थी? स्वयं का कानून बना सकती थी। मान लो कोई भी गांव में किसी भी बात के लिए कानून बनना है तो उसे स्वयं का कानून बना सकते थे, कानून बना सकती थी। या कानून में संशोधन भी कर सकते थे, जैसे कोई पुराना कानून बना हुआ है तो उसमें क्या कर सकते, संशोधन भी ये लोग कर सकते थे। कौन? ये ग्राम सभा, यानी जो उस समय वैदिक काल में ग्राम सभा हुआ करती थी वो। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, तो ये तो किसकी बात हुई? वैदिक युग की। वैदिक युग में हम ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद में किस तरह की बात कही गई है पंचायती राज के बारे में? तो ऋग्वेद में 3 समितियां हुआ करती थी। तो स्थानीय शासन की 3 समितियां हुआ करती थी। एक होती थी सभा, एक होती थी समिति, समिति, और एक होती थी विदत, विदत। तो ये 3 समितियां हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती हैं और ये स्वशासन की इकाइयों के रूप में इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। और इनका जो मुख्य कार्य होता था, इनका जैसे मान लो राजा किसी काम में उन्हें क्या करना, अनिवार्य काम पर काम, मतलब कोई कानून बनाना है या किसी बात की स्वीकृति लेना है, तो इन लोगों की क्या कर लेना पड़ती थी? स्वीकृति लेना पड़ती, तीनों समितियों की, सभा, समिति, विदत। ये 3 कौन सी थी? स्वशासन की इकाइयां थी। तो इनकी स्वीकृति राजाओं को लेना पड़ती थी। ये भी आप ध्यान, मान लो किसी महत्वपूर्ण कार्य होना, जैसे कि कोई भी राज्य में कोई काम ही होना है, तो उसका निर्णय इनके पास जाता था, इस पर ये स्वीकृति दे देते, उसके बाद ही वो कानून आगे बढ़ पाता था। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो वैदिक युग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, हम UPSSC BPO एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और उसके डिटेल सोल्यूशन देने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ आपको उसकी हैंड रिटन PDF भी मिलेगी और 10 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी फ्री मिलने वाले हैं। और इसकी फीस मात्र 199 रुपये रखी है। तो आपको डेमो वीडियो भी मिल जाएगा एक आध दिन में। उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं आपको परचेस करना है या नहीं। बहुत नॉमिनल फीस है। अगर दोस्तों आप 3000 क्वेश्चन की कोई बुक भी लेने जाएंगे तो मान सकते हैं 400 से 500 रुपये की आपको बुक मिलेगी। और यहाँ पर हम आपको मात्र 199 रुपये में ये सुविधा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ये 199 रुपये से कुछ हो जाएगा। तो बस ये है कि ज़्यादा मेहनत करेंगे और जो सीरियस स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए कोई ज़्यादा भी ये नहीं लगेगा। और इसमें भी हम आपको प्रोमो कोड दे रहे हैं, जिस वजह से आप इस पर और डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं महाकाव्य युग की। दोस्तों जब महाकाव्य युग की बात की जाती है तो भारत के 2 महाकाव्य का नाम आता है। कौन कौन से? एक रामायण, दूसरी महाभारत। अब इन दोनों के अंदर किस तरह की बात की गई है ग्राम पंचायत या पंचायती राज के बारे में? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रामायण के बारे में। रामायण में किस तरह की बात की गई है? रामायण के, अगर रामायण का हम अध्ययन करते हैं तो हमें उसकी प्रशासन की जानकारी मिलती है कि स्थानीय स्वशासन में किस तरह का प्रशासन हुआ करता था। तो आपको ध्यान रखना, उस टाइम प्रशासन की 2 इकाइयाँ हुआ करती थी। तो पहली इकाई कहलाती थी जो किस लेवल पर होता था? तो होता था पुर, और दूसरी जनपद। अब जो पुर हुआ करता था, जो मौजूदा समय में पुर किसे कहा जाता है? नगर के,
मतलब नगर को क्या कहते थे उस जमाने में, पुर कहा करते थे। जनपद किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जनपद कैसे कहेंगे, तो जनपद उस समय हम कहते थे ग्राम को, ग्राम को क्या कहा करते थे, जनपद। तो ये किसके अनुसार है, रामायण के अध्ययन के अनुसार हमें ये चीज प्रशासन की जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा रामायण के अध्ययन से ही हमें पता चलता है एक जाति पंचायत हुआ करती थी उस दौरान। क्या हुआ करती थी, जाति पंचायत। तो जाति पंचायत का जो निर्वाचित सदस्य होता था, निर्वाचित सदस्य होता था, तो उस राज्य के उस राज्य के मंत्री परिषद का क्या होता था, हिस्सा होता था, या मंत्री परिषद का एक भाग होता था, या मंत्री परिषद का एक सदस्य माना जाता था। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जाति पंचायत का जो निर्वाचित सदस्य होता था, रामायण के अध्ययन से हमें देखने को मिलता है, तो वो राज्य के मंत्री परिषद का एक सदस्य माना जाता था। तो ये चीज आप इसको ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाभारत। महाभारत के अनुसार, तो महाभारत के अनुसार भी हमें किस तरीके का पंचायती राज देखने को मिलता है, पंचायती राज किस तरीके की व्यवस्था थी। तो महाभारत के आपको ध्यान रखना है, महाभारत के शांति पर्व के अनुसार, महाभारत के शांति पर्व के अनुसार तो हमें किस तरह की जो पंचायती राज देखने को मिलती है, स्थानीय शासन किस तरह का हुआ करता था। तो ग्रामों में स्थानीय शासन के हमें साक्ष्य मिलते हैं किसके अनुसार, महाभारत के शांति पर्व के अनुसार। और ये किस तरह का शासन हुआ करता था, तो मैं आपको बता देता हूं किस तरह का ये शासन हुआ करता था। तो इसमें सबसे नीचे जो एक हुआ करता था, गांव हुआ करता था। क्या हुआ करता था, ग्राम, ग्राम देखने को मिलता था। ग्राम के ऊपर भी हमें 10, 20, 100 और 1000, 1000 गाँव का एक समूह हुआ करता था। सबसे छोटा हो गया गांव, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता था 10 गांवों का समूह, फिर 20 गांवों का समूह, फिर 100 गांवों का समूह, 1000 ग्रामों का समूह हुआ करता था। अब इनके अलग अलग नाम भी हुआ करते थे, तो उनको नाम को भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ग्राम, ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था महाभारत के अनुसार, तो उसे हम, आप ध्यान रखें, ग्राम का अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, ठीक है, मुख्य अधिकारी क्या हुआ करता था, तो इसे हम कहते थे ग्रामिक। क्या कहते थे, ग्रामिक। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर 10 ग्राम का, अब ग्राम ये भजन वाला ग्राम नहीं है, ये गांव वाला ग्राम है, तो 10 ग्राम का अधिकारी क्या कहलाता था, 10 ग्राम का अधिकारी, यानी 10 गांवों का जो अधिकारी होता था उसको नाम दिया जाता था दशप। क्या नाम दिया जाता था, दशप। आप इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से 20 ग्राम का जो अधिकारी होता था, 20 गांवों का जो मुख्य अधिकारी होता था, उसे हम कहते थे विंश ग्राम अध्यक्ष। क्या कहते थे, विंश ग्राम अध्यक्ष। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 100 ग्राम का अधिकारियों का, 100 ग्राम का अधिकारी, यानी 100 गांवों का जो अधिकारी होता था उसे हम क्या कहते थे, तो उसे हम कहते थे शतग्राम अध्यक्ष। इसी तरीके से 1000 गांवों का, 1000 गांवों का जो अधिकारी होता था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे शतग्राम पति। क्या कहते थे, शतग्राम पति। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, 1 ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था, 10 ग्राम का अधिकारी दशप कहलाता था, 20 ग्राम का अधिकारी बिशप ग्राम अध्यक्ष कहलाता था, 100 ग्राम का अधिकारी शतग्राम अध्यक्ष कहलाता था, 1000 ग्रामों का अधिकारी शतग्राम पति कहलाता था। तो इन सब की आपको PDF मिल जाएगी, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपको समझ में ना आता हो लिखा हुआ, बस आपको जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ सुनना है। तो यहाँ तक की बात आपको हो सकता है क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जैसे उस टाइम गांव था, सॉरी गांव नहीं, सबसे पहले क्या हुआ करता था, सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी। सबसे छोटी इकाई क्या हुई थी, परिवार। तो परिवार का जो मुख्य अधिकारी होता था कौन होता था, मुखिया। आपके परिवार में भी कोई होगा। तो इसी तरीके से परिवार और परिवार, जब 2 परिवार मिल जाया करते थे तब क्या बनता था, ग्राम। और इसका जो मुख्य अधिकारी हुआ था ग्रामणी। जब 2 से ज़्यादा ग्राम मिल जाया करते थे, इसी तरीके से 2 से ज़्यादा ग्राम मिल जाते थे तब होता था विश। तो इसका मुख्य अधिकारी विशपति हुआ करता था। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएगा कि बहुत सारे ग्राम मिलकर क्या बनाते थे, तो विश बनता था, और जो उनका अध्यक्ष होता था विशपति होता था। ये भी आप एक ध्यान रखेंगे।
चलिए अब हमने ये थ्योरी पढ़ लिया, अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दोस्तों ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? वैदिक काल में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जिसका प्रशासनिक अधिकारी होता था तो क्या होता था? ग्रामनी। इसका मुख्य कार्य क्या होता था? गांव से चोरों, डाकुओं और भ्रष्ट कर्मचारियों से गांव की रक्षा करना। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और जो ग्रामणी की जो सभा बैठती थी तो उस सभा का मुख्य कार्य कोई कानून बना सकते थे, कानून बना सकते थे, कानून में संशोधन कर सकते थे। तो ये मुख्य कार्य हुआ करते थे। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों मैंने आपको बताया था पंचायती राज की प्रेरणा सबसे सर्वप्रथम कहाँ से ली गई है? पंच परमेश्वर से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। पंच परमेश्वर यानी कि पांचों में परमेश्वर कौन है? तो इस तरीके से ये पंचायती राज की प्रेरणा इससे ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी था। तो मैंने आपको बता दिया है कौन था? ग्रामणी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो रामायण के अनुसार भी हो चुका है, महाभारत के अनुसार भी, अर्थशास्त्र के लिए हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में स्थानीय स्वशासन इकाइयों के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो सभा का भी मिलता है, समिति का भी मिलता है, विदत का भी मिलता है, यानी कि तीनों का मिलता है। तो ऑप्शन डी हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। और जब राजा कोई भी किसी भी काम को अनिवार्य कार्य में स्वीकृति लेना होती थी तो इनकी क्या स्वीकृति, जैसे मतलब कोई भी कानून नया बनाना है या कोई भी और कोई काम होना है तो इन तीनों सभा, समिति, विदत की स्वीकृति लेना हो पड़ती थी। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्य रामायण के अध्ययन से जनपद किसे कहा जाता था? अब जो लोग पढ़ के नहीं जाएंगे या जिन लोगों ने ऊपर ऊपर पढ़ा होगा तो वो जनपद को डायरेक्ट इसका आंसर क्या करेंगे? जिला, जो पूरी तरीके से आपको देखने को गलत मिलेगा। महाकाव्य रामायण के अनुसार है तो इसके आपको मैंने बताया था जनपद किसे कहा जाता था रामायण के अनुसार, तो वो कहा जाता था ग्राम को, ना कि जिले को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से पुर हमें देखने को मिलता है महाकाव्य में, तो पुर किसे कहते थे? पुर कहते थे नगर को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, महाकाव्य महाभारत के अनुसार दशप कितने ग्रामों का अधिकारी हुआ करता था? दोस्तों दशप को मैंने बताया था, दशप कितने ग्रामों का अधिकारी हुआ करता था? आप ध्यान रखेंगे 10 ग्रामों का अधिकारी क्या कहलाता था? दशप। क्या कहलाता था? दशप। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और एक ग्राम का अधिकारी क्या कहलाता था? एक गांव का अधिकारी, तो ये कहलाता था ग्रामिक। क्या कहलाता था? ग्रामिक। किसके अनुसार? आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है, महाकाव्य महाभारत के अनुसार है ये। अगर आपसे यही पूछ लेता वैदिक वैदिक काल के अनुसार तो क्या होता? तो ये जो ग्रामिक कहलाता था ग्रामणी। तो आपको ये चीज भी ध्यान देना है। इसी तरीके से 20 ग्राम अधिकारी को, जो 20 ग्रामों का अधिकारी हुआ करता था उसे विषम अधिपति कहलाते थे। 100 ग्राम वाले को शतग्राम अध्यक्ष कहलाते थे। 1000 को शतग्राम पति कहा जाता था। शतग्राम पति कहा जाता था। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने ये विचार प्रतिपादित किया कि ग्राम पंचायत प्रजातंत्र की देवता होती है? तो किसने किया, कहा था ये बात कही थी राधा कुमुद मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी पूरी तरीके से इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक युग में पंचायतन शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो किसमें मिलता है? संस्कृत शास्त्रों में हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता था? 5 लोगों का एक समूह हुआ करता था, 5 सदस्यों का एक समूह हुआ करता था, जिसमें 4 अन्य सदस्य हुआ करते थे। एक क्या होता था? एक अध्यक्ष हुआ करता था। तो ये भी आज को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्ति का विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें तीनों ही सही है, शक्ति का विकेंद्रीकरण भी होता है, लोगों की हिस्सेदारी भी रहती है, और सामुदायिक विकास यानी सभी के विकास के लिए ये पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था पंचायती राज इतिहास का पार्ट नंबर 1, और उसके साथ ही हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए। आई होप आपको ये पसंद ज़रूर आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपको बता दिया है कि जो BPO एग्ज़ाम के लिए पेड बैच स्टार्ट कर दिया है, उसमें आपको 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ उसकी PDF भी आपको सब प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप अभी इसकी फीस 199 है, अगर आप इसे कम से कम फीस में लेना चाह रहे हैं तो आप एक प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट 50।
तो आपको ये बैच मात्र 149 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा 149 रुपये ये फालतू के लिए लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। जैसा कि हमने यूपी लेखपाल में आप लोगों की प्रैक्टिस कराई थी, उस टाइम हमने आपको सब कुछ फ्री रखा था। तो इस बार थोड़ा सा चार्ज देना पड़ सकता है आपको, बस इतना ही है। और इसमें भी आपको 20 रुपये लगभग नेट चार्ज कट जाएगा, तो लगभग 130 रुपये, 130 रुपये। अब आप सोचेंगे 130 रुपये में आपको 3000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। 2 डेमो वीडियो आपको जल्दी इसकी मिल जाएंगी। 2 डेमो वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। आज का वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।